वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। ये लेक्चर पीआईएल के ऊपर है और आज पीआईएल के अंदर हम पीआईएल के डायनामिक ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग फील्ड्स के अंदर किस तरह से कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, किस तरह से कोई रिट जो पीआईएल नेचर की होती है या कोई रिट जो सिंपली एक रिट के वे में लगाई गई थी लेकिन लेटर ऑन कोर्ट ने उसको पब्लिक नेचर की तरह ट्रीट करके उसके अंदर जजमेंट पास किए थे। तो इसके ऊपर अलग अलग फील्ड्स के अंदर अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम आज इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, चाहे वो राइट टू लाइफ को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो विमेन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो। जुडिशियल एक्टिविज्म हमें इन सभी जगह देखने को मिलता है और इन सभी के रिगार्डिंग पब्लिक नेचर की लिटिगेशन लगाई गई थी। तो आइए हम इसको समझते हैं। राइट टू लाइफ, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये केस है जिसके अंदर राइट टू लाइफ को लेकर जजमेंट पास किया गया था ऑनरेबल कोर्ट द्वारा। इसके अंदर कोर्ट ने लाइफ वर्ड को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जब हम लाइफ की बात करते हैं तो यहां हम ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 मीन्स लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जहां पर ह्यूमन लाइफ को हम सिंपली एक एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। जिंदा तो जानवर भी हैं, जिंदा इंसान भी हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। सिंपल जिंदा रहना हम लाइफ को शामिल नहीं कर सकते, बल्कि उसको जीना, जिंदा ही रहना काफी नहीं है, बल्कि लाइफ को लाइफ की तरह से, एक ह्यूमन लाइफ की तरह से जीकर उसको गुजारना, ये ह्यूमन लाइफ आती है। तो लाइफ वर्ड को बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसको मैंने यहाँ पर आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया है। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये केस है। दूसरा केस इसमें हमें देखने को मिलता है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही पॉपुलर केस है। मेनका गांधी ने इस केस को लगाया था, तो इसमें जो मेन इशू था वो था ह्यूमन डिग्निटी को लेकर। तो कोर्ट ने इसके अंदर हेल्ड किया कि ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर होती है। आर्टिकल 21 सिर्फ ह्यूमन लाइफ को एनिमल लाइफ से डिफर ही नहीं करता है, बल्कि ह्यूमन लाइफ के और भी कई मायने होते हैं और सबसे बड़ा जो इसका क्राइटेरिया होता है वो है डिग्निटी को लेकर। अगर आप इंसान हैं, अगर आपके पास इंसान की लाइफ है, लेकिन आपके पास डिग्निटी नहीं है उतनी जो एक इंसान होने के नाते आपको मिलनी चाहिए, तो ऐसे ह्यूमन लाइफ का इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आर्टिकल 21 में ह्यूमन डिग्निटी को जो शामिल किया गया था वो इस केस से किया गया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत पॉपुलर केस है और काफ़ी बड़ा भी जजमेंट है। कभी आप इसको किसी जर्नल से जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा केस है। और आज तक इसको जितने भी जजमेंट्स आते हैं अब कोर्ट के, तो उन सभी में एज प्रेसिडेंट इसको कवर किया जाता है। तो पढ़ने लायक केस है, पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमने कैटेगरी चुनी है वो है विमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर, महिलाओं को लेकर एक केस जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है विशाखा का केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी डिटेल में गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने ये बता दिया कि महिलाओं के रिगार्डिंग जो लॉज बने हुए हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट भी तो करो। और लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से आपको रेगुलेशंस, पॉलिसीज को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन रेगुलेशंस को, उन बायलॉज को, उन पॉलिसीज को क्रिएट करना अब कंपलसरी है। प्राइवेट सेक्टर में काम किया जाए या पब्लिक सेक्टर में काम किया जाए,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके यहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो उनके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन एज एम्प्लॉयर आपको बनाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर एक टीम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर अगर उस वुमन को कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर शिकायत कर सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किस तरह की है, यूँ तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। देखिए, ये जो केस है ये सेक्सुअल हरेसमेंट के रिगार्डिंग है जो वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ में होता है या होने की संभावना होती है। अब सेक्सुअल हरेसमेंट को समझने के लिए आप आईपीसी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 354A भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा और भी जजमेंट्स हैं। विशाखा जो केस है ये भी अपने आप में अच्छी तरह से आपको सेक्सुअल हरेसमेंट को कवर करके बताएगा। तो महिलाओं के साथ में उनके वर्क प्लेस पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करो या पब्लिक सेक्टर में काम करो, अगर सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है या होने की संभावना होती है तो वो अपने वहाँ पर जो टीम है इस रिगार्डिंग उसको वहाँ पर कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन वो कंप्लेंट कब करेगी? कंप्लेंट तब करेगी जब वैसी टीम होगी। तो उस टीम को बनाने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। उस टीम में पुरुष हो या ना हो, लेकिन महिलाओं का होना उस टीम के अंदर कंपल्सरी है, ठीक है। कम से कम एक महिला ऑफिसर उस टीम के अंदर जरूर अपॉइंट होगी, ये भी इस गाइडलाइन के अंदर बताया गया है। तो उस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की सेक्सुअल हरेसमेंट की बात होती है या फिर इसके रिगार्डिंग सेक्सुअल हरेसमेंट से कनेक्टेड कोई भी इशू हो तो वो महिला वहाँ पर उस टीम को अपनी शिकायत कर सकती है। इसके अलावा टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन भी किए जाने की गाइडलाइन के अंदर बात की गई है। तो विशाखा केस अच्छा केस है, बड़ा केस है, क्योंकि होता क्या है कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 जो है इनका सीधा सीधा ब्रीच करता है। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हो रहा है तो डेफिनेटली वो इक्वलिटी की बात तो नहीं है। 15 कि जेंडर बेस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, इसका मतलब जेंडर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। आप अगर टीम तैयार करके वहाँ पर महिलाओं को कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, आप कोई बायलॉज नहीं बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग, इसका मतलब ये है कि आप महिलाओं के साथ में इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो 15 को भी यहाँ पर बेस बनाया गया है। उसके अलावा साथ में 21 आर्टिकल जो ह्यूमन डिग्निटी, और आर्टिकल 21 के अंदर जहाँ पर डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है। तो डिग्निफाइड लाइफ तो आपकी जो वर्किंग लाइफ है वो भी आपकी लाइफ का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग लाइफ आपकी लाइफ से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग लाइफ इज आल्सो योर लाइफ, है ना। तो ह्यूमन लाइफ में उसकी पर्सनल लाइफ भी शामिल है, उसमें उसकी सोशल लाइफ भी शामिल है, उसके अंदर उसकी वर्किंग लाइफ जो एम्प्लॉयमेंट लाइफ वो भी शामिल है। तो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है किसी महिला के साथ में वर्किंग प्लेस पर, तो वहाँ पर उसकी आर्टिकल 21 के अंदर जो डिग्निफाइड लाइफ जो है उसका ब्रीच सीधा सीधा होता है। तो आर्टिकल 21 का भी ब्रीच होता है। तो 14, 15, 21 इनका ब्रीच ना हो, इसलिए यहाँ पर गाइडलाइन अच्छी खासी कोर्ट ने जारी की है। तो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोर्ट का, कि कोर्ट किस तरह से इसके अंदर फॉर बेनिफिट ऑफ वुमेन इसमें अपनी गाइडलाइन जारी करके उनको बेनिफिट कर रही है। बाद में एक केस और आया था, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस A.K. चोपड़ा। मैं फिर से बोल देता हूं, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस A.K. चोपड़ा। इस केस के अंदर विशाखा वाले केस को रीइटरेट किया गया था कि वो केस एकदम सही था। वर्किंग प्लेस के ऊपर महिलाओं के साथ में अत्याचार ना हो, उनके साथ में किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उनके साथ में कोई दुर्भावना ना रखी जाए। इसलिए अंडर आर्टिकल 14, 15, 21 सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए महिलाओं को वर्किंग प्लेस के ऊपर उस तरह की गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत कंपलसरी है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने इसको और ज़्यादा कंफर्म कर दिया, ठीक है। जो भी केसेस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ लेक्चर के अंदर, ये मैं 2-2, 3-3 केस ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि इस कैटेगरी में सिर्फ 2 या 3 केस ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ढेरों केसेस हैं। लेकिन ढेरों केसेस को यहाँ लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए
जो केसेस मैं बता रहा हूँ ये बहुत फेमस केस हैं और ये वो केस हैं जो लीडिंग केस हैं, आज एज प्रेसिडेंट जो है इनको रिफर किया जाता है। तो इनको तो हमें अच्छे से समझना ही है, उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस बचते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको भी फॉर एग्जाम व्यू एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप उसको कवर कर सकते हैं अपने लेवल पर। नेक्स्ट इसमें जो हमने कैटेगरी बनाई है वो है इकोलॉजिकल बैलेंस की। इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। तो एमसी मेहता के केस इसमें फेमस होते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में भी आया था और उससे पहले 1988 में भी आया था। तो 1988 में जब आया था तो उसके अंदर जजमेंट आया था कि जितने भी टैनरीज जो वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हो या कुछ भी हो, तो उनको बंद करने के आदेश एमसी मेहता वाले केस के अंदर आए थे, जो 1988 का जजमेंट है। और 1987 के अंदर जो आया था वो ताजमहल और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हमारे हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है उनको उस नुकसान से बचाने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन जारी करवाई गई थी 1997 की जजमेंट से। अब ये नुकसान पहुंचा कौन रहा था? कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि बाय एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो है उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से हमारे जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशली ताजमहल के लिए केस किया था, तो उनको जो नुकसान पहुंचने की संभावना है या जो नुकसान पहुंच रहा है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन से भी हो जाता है कई बार। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको एक स्पेशल शेप के अंदर आपने देखा होगा, या उनके ऊपर लकीरें आपने देखी होंगी। तो वो लकीरें कोई बनाई नहीं गई हैं। जब हवा तेज चलती है या पानी की धार पड़ती है उनके ऊपर, तो जब बार बार ऐसा होता है तो फिर वहां पर उसके ऊपर पर्टिकुलर शेप डल जाती है। लेकिन उससे नुकसान भी हो सकता है ना प्रॉपर्टी को। अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो नुकसान होगा, वो भारत की संपत्ति है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन जारी की गई थी। वो एमसी मेहता वाले केस जो 1997 का जजमेंट आया था उसके जरिए की गई थी। ओके, नेक्स्ट वो है राइट ऑफ एक्यूज्ड एंड प्रिजनर्स। हुसैन नारा खातून का केस इसके अंदर बड़ा फेमस है, जिसके अंदर बिहार के अंदर प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल चल रहे थे वो इतने लंबे टाइम से वहां जेल के अंदर बंद थे कि उन्होंने जो ऑफेंस किया था उसके लिए जो मैक्सिमम सजा थी उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो अंदर बंद थे और उनका ट्रायल ही नहीं हो पा रहा था पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टेट गवर्नमेंट को तो फटकार लगाई ही थी, साथ ही साथ में उन सभी कैदियों को छोड़ा गया था जिन्होंने अपनी मैक्सिमम सजा से ज्यादा उन्होंने भोग लिया था, ठीक है ना। तो उसमें हजारों कैदियों को छोड़ा गया था और प्रॉपर गाइडलाइन इसमें दी गई थी भविष्य के लिए कि भविष्य में ध्यान रखा जाए। ओके, एक एमएच हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसके अंदर एक्यूज्ड एंड प्रिजनर्स को फ्री लीगल एड देने की बात की गई थी कि फ्री लीगल एड एक्यूज्ड का भी राइट है। इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 39 कैपिटल ए देख लेंगे। उसके अलावा आप सीआरपीसी में सेक्शन 304 देख लेंगे। उसके अलावा आप सीपीसी के अंदर ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 देख लेंगे अलॉन्ग विद सेक्शन 60। और इसके अलावा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना हुआ है अपना, तो उसके अंदर भी आप सेक्शन 12 पढ़ लेंगे। तो इन सब जगह पर हम जब ओवरऑल देखते हैं तो लीगल सर्विस जो फ्री में दी जाती है या लीगल एड दी जाती है कि कुछ क्राइटेरियाज बने हुए हैं, तो वो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो सब के सब एक्यूज के भी राइट होते हैं। मैं एक्यूज हूं, लेकिन अगर मैं कोई एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सकता हूं तो क्या मेरा पक्ष रखा ही नहीं जाएगा? मेरी तरफ से कौन खड़ा हो, कौन मेरी तरफ से दलील देगा? तो वहां पर लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, उसको हम बोलते हैं एमिकस क्यूरी। एडवोकेट जो अपॉइंट होता है उसको हम एमिकस क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री लीगल एड एक्यूज का भी राइट होता है, प्रिजनर का भी राइट होता है, उनका भी राइट होता है कि भाई वो जब जेल में है तो उनकी तरफ से कोई हो, ठीक है ना। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए जो आपको मैंने प्रोविजन बताए हैं सेक्शन 304 सीआरपीसी में, सीपीसी में सेक्शन ऑर्डर 33, ऑर्डर 44 और ये सेक्शन 60, हालांकि वो इंडियन पर्सन के लिए है, लेकिन इंडियन पर्सन कोई भी हो सकता है, एक्यूज भी हो सकता है। एक्यूज गरीब है, वकील अपॉइंट नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं उसको लीगल एड दी जाए, ठीक है ना। तो वहां पर वो क्राइटेरिया भी है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर आर्टिकल 39 कैपिटल ए है और द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट,
उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वो पूरा का पूरा इस बात पर टिका हुआ है और सेक्शन 12 उसके अंदर स्पेशली है जो आप पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि कब हम लीगल एड मुहैया करवाएंगे। ठीक है, तो ये राइट ऑफ एक्यूज एंड प्रिजनर्स के रिगार्डिंग हमने केसेस देखे हैं। उसके अलावा लास्ट में जो है वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर भी जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है। अगर ये केस आज ना होता तो हमारे भारत के अंदर शिक्षा के अंदर जो क्रांति हुई है वो उतनी सफल ना होती जितनी कि आज है। मोहिनी जैन का केस था, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये वो केस है, लीडिंग केस है जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट माना गया और इसी केस से राइट टू एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रोन्नति मिली है, बहुत ज्यादा सफलता मिली है। आज आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ा गया है हमारे संविधान के अंदर, तो उसका कारण ये है। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक बहुत बढ़िया केस है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको ये जजमेंट पढ़ना चाहिए। और जेपी उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस के अंदर मोहिनी जैन केस के ही बेस पर राइट टू एजुकेशन को और ज्यादा कंफर्म करके इसका स्कोप बढ़ाकर बताया गया था। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि स्टेट को भी हम कंपेल कर सकते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। हालांकि हर स्टेट की अपनी इकोनॉमिक लिमिट्स होती हैं, तो उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए स्टेट ये पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने वहां पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं उन सभी को वो करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो जेपी उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर ये हेड किया गया था। इसी से स्टेट को हम कंपेल करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन टुडे इज दिस इज आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Okay, so these two cases are very leading and very I say these are the best judgments in which today we have our right to education as fundamental right, वो भी है ना। तो ये आज हमने अलग अलग कैटेगरी के अंदर PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म को हमने समझा है, राइट टू लाइफ में समझा है, राइट टू एजुकेशन में समझा है, हमने इकोलॉजिकल बैलेंस में समझा है, हमने राइट टू फ्री लीगल एड टू एक्यूज एंड प्रिजनर्स को समझा है हमने। उसके अलावा हमने और क्या देखा है, वीमेन चिल्ड्रन के रिगार्डिंग भी हमने जजमेंट्स पढ़े हैं। तो ये वो जजमेंट्स हैं जो PIL के अंदर हमें पढ़ने ही चाहिए। अगर आप PIL पढ़ रहे हैं और ये जजमेंट्स नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और बहुत लीगल जो लीडिंग जजमेंट्स हैं उसको आप छोड़ रहे हैं, जिसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा कुछ और केसेस जो हम शुरुआत के लेक्चर में कवर कर चुके हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, चाहे अनिल कुमार का केस हो, हुस्न खातून का केस हो या सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का केस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो आपको PIL के सब्जेक्ट्स में पढ़ने ही चाहिए। इसको पढ़े बिना PIL आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी सा रखा है मैंने और बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इन जजमेंट्स को आप अलग से जर्नल के अंदर भी पढ़ सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे और लीडिंग केसेस हैं, इनको आपको अलग से पढ़ना ही चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर हम आज इतना कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.